नमस्कार विद्यार्थियों। द स्मार्ट स्टडी जयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं रामबाबू प्रजापति आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है, आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है श्वसन। श्वसन के बारे में आप सब जानते होंगे। श्वसन क्या होता है? देखिए, जीवों में अपनी उत्तरजीविता रखने के लिए श्वसन करना अति आवश्यक है। प्रत्येक जीव अपना जीवन जीने के लिए, जीवन की उत्तरजीविता सिद्ध करने के लिए वह श्वसन करता है। और श्वसन के दौरान हम सब जानते हैं कि ऑक्सीजन गैस ग्रहण की जाती है जबकि कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित की जाती है। आज हम श्वसन और श्वसन क्रिया तथा इसको नियंत्रित करने वाला जो तंत्र है उस तंत्र के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे कि कई प्रकार के जीव जो श्वसन किस प्रकार करते हैं और किस किस रूप में करते हैं। आइए आगे चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे श्वसन क्या होता है। तो हम यहाँ पर आज का टॉपिक लिखते हैं श्वसन। आज का टॉपिक लिखेंगे यहाँ पर श्वसन। श्वसन देखिए क्या होता है श्वसन। श्वसन की बात करते हैं तो देखिए, आप सब जानते हो श्वसन का मतलब क्या होता है। सांस लेना और सांस छोड़ना। सांस लेना और सांस छोड़ना ही क्या है? श्वसन है। तो इसको हम अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो परिभाषा हो जाएगी जीवों द्वारा सांस लेना व छोड़ना ही सांस लेना व छोड़ना ही श्वसन कहलाता है। क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। सामान्य भाषा में हम कह सकते हैं कि जीवों द्वारा, निर्जीव तो सांस ले नहीं सकते, तो जीवों द्वारा सांस लेना व छोड़ना ही क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। यदि हम इसको साइंटिफिक तरीके से अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो परिभाषा क्या हो जाएगी? तो देखिए, उसको परिभाषा को हम वापस लिखते हैं। अर्थात जीवों द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करना व कार्बन डाइऑक्साइड का त्याग करने की क्रिया ही श्वसन कहलाती है। देखिए, यहाँ पर हम साइंटिफिक तरीके से यदि इसकी परिभाषा की बात करें तो परिभाषा हो जाएगी जीवों द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करना व कार्बन डाइऑक्साइड का त्याग करने की क्रिया ही श्वसन कहलाती है। क्या कहलाती है? श्वसन कहलाती है। तथा आगे यदि हम बात करें तो यहाँ पर लिख देंगे तथा इस क्रिया को नियंत्रित
करने वाला तंत्र श्वसन तंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? श्वसन तंत्र कहलाता है। देखिए, जीवों द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करना व कार्बन डाइऑक्साइड का त्याग करने की क्रिया ही श्वसन कहलाती है और इस क्रिया को नियंत्रित करने वाला तंत्र श्वसन तंत्र कहलाता है। सबसे पहले आपको यही जानना है कि श्वसन क्या होता है। तो देखिए, अगर हम सामान्य भाषा में बात करें तो हम श्वसन की परिभाषा बिल्कुल सीधे शब्दों में दे सकते हैं कि जीवों द्वारा सांस लेना व छोड़ना ही श्वसन कहलाता है। जबकि अगर साइंटिफिक तरीके से हम देखें, क्योंकि हम 10th बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, तो ये परिभाषा अपने लिए सही नहीं रहेगी, इसलिए हम यहाँ पर दूसरी परिभाषा पढ़ते हैं कि जीवों द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करना। क्या ग्रहण करना? ऑक्सीजन। सब जानते हो कि हम श्वसन के दौरान कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन गैस। तो जीवों द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करना व कार्बन डाइऑक्साइड का त्याग करने की क्रिया ही श्वसन कहलाती है तथा इस क्रिया को नियंत्रित करने वाला तंत्र श्वसन तंत्र कहलाता है। अब प्रत्येक जीव में श्वसन तंत्र अलग अलग होता है, तो हम अलग अलग श्वसन तंत्रों की बात करेंगे। तो देखिए, आगे चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे श्वसन की, कि श्वसन परिभाषा हमने पढ़ी ली है, तो यहाँ पर एक विशेष बात याद रखना जरूरी हो गया है कि श्वसन दो प्रकार का होता है। श्वसन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? तो देखिए, नंबर 1 की बात करें तो हम लिखेंगे वायवीय श्वसन। कौन सा श्वसन? वायवीय श्वसन। जबकि 2 नंबर पे क्या हो जाएगा? अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन। देखिए, श्वसन की बात की हमने, सबसे पहले श्वसन क्रिया की बात की, तो श्वसन क्रिया क्या होती है? ऑक्सीजन का ग्रहण करना तथा कार्बन डाइऑक्साइड त्यागना ही क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है तथा इस क्रिया को जिस तंत्र द्वारा नियंत्रित किया जाता है उसे श्वसन तंत्र कहते हैं। यहाँ पर हम श्वसन के प्रकारों की बात करते हैं, तो श्वसन 2 प्रकार का होता है, वायवीय श्वसन तथा अवायवीय श्वसन। अब वायवीय श्वसन तो क्या होता है और अवायवीय श्वसन क्या होता है, इसकी बात करते हैं। तो देखिए, आपको मैं बता दूं कि जो वायवीय श्वसन होता है, नाम में लिखा हुआ है वायवीय, अर्थात वायु की उपस्थिति में जो श्वसन होता है उसे वायवीय श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? वायवीय श्वसन। और अवायवीय श्वसन, वायु की अनुपस्थिति में जो श्वसन होता है उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। अब यहाँ वायु से क्या तात्पर्य है, तो आपको पता होना चाहिए कि हम कौन सी गैस श्वसन के रूप में काम में लेते हैं? ऑक्सीजन। तो यहाँ पर वायु का मतलब ऑक्सीजन से है, अर्थात यदि कोई श्वसन क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रही है तो वह वायवीय श्वसन कहलाएगा तथा यदि कोई श्वसन क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है तो वह अवायवीय श्वसन कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो 2 प्रकार दिए गए हैं, ये 2 प्रकार हमें ग्लूकोज के विखंडन के आधार पर दिए गए हैं। किसके आधार पर दिए गए हैं? ग्लूकोज के विखंडन के आधार पर। यहाँ पर ये जो 2 प्रकार आपको श्वसन के दिए गए हैं, ये किसके आधार पर होते हैं? ग्लूकोज के विखंडन के आधार पर होते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे वायवीय श्वसन की, कि वायवीय श्वसन क्या होता है। वायवीय श्वसन, देखिए, वायवीय श्वसन की बात करते हैं कि वायवीय श्वसन क्या होता है। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको परिभाषा बताई, तो हम यहाँ पर सबसे पहले परिभाषा लिखते हैं कि परिभाषा क्या होगी। तो वायवीय श्वसन की परिभाषा क्या हो जाएगी? हम यहाँ लिखेंगे यदि
ग्लूकोज का विखंडन यदि ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की, यहां पर मैं लिख देता हूं ब्रैकेट में O2, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। यदि ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो इसे वायवीय श्वसन कहते हैं। वायवीय श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? वायवीय श्वसन कहते हैं। यदि ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो इसे वायवीय श्वसन कहते हैं। और ये किस में होता है? तो इसके लिए हम सीधा सीधा सबसे अच्छा उदाहरण ले सकते हैं मनुष्य का। किसका उदाहरण ले सकते हैं? मनुष्य का उदाहरण ले सकते हैं। किसका उदाहरण ले सकते हैं? मनुष्य का। देखिए आगे चलते हैं। वायवीय श्वसन की बात हम कर रहे हैं और हमने इसके लिए उदाहरण दिया है मनुष्य का। अर्थात मनुष्य के अंदर किस प्रकार का श्वसन होता है? वायवीय श्वसन होता है। कैसा श्वसन होता है? वायवीय श्वसन होता है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि मनुष्य में वायवीय श्वसन कैसे होता है। तो इसके लिए हम उदाहरण लेते हैं। क्या लेते हैं? उदाहरण। और हम उदाहरण के लिए किसकी बात करेंगे? मनुष्य में वायवीय श्वसन की बात करेंगे। तो देखिए होता क्या है, देखिए अगर हम उदाहरण की बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो ग्लूकोज होता है, क्या होता है? ग्लूकोज। इस ग्लूकोज का जो सूत्र होता है वो होता है C6H12O6। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6। मतलब 6 कार्बन का ये एक परमाणु है जो यहां से क्या होगा? विखंडन होगा। क्या होगा इसका? यहां से इसका विखंडन होगा और यह किस में बदल जाएगा? पाइरुवेट में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? पाइरुवेट में। जो कितने कार्बन का अणु होता है? 3 कार्बन का अणु होता है। कितने कार्बन का अणु होता है? 3 कार्बन का अणु होता है। और ये जो क्रिया होती है किसके अंदर होती है? कोशिका द्रव्य में। किसमें होती है? कोशिका द्रव्य में ये क्रिया संपन्न होती है। तो देखिए जब वायवीय श्वसन क्रिया होती है तो जो रक्त में ग्लूकोज होता है उस ग्लूकोज का विखंडन किसके रूप में हो जाता है? पाइरुवेट के रूप में। ग्लूकोज में कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। जबकि पाइरुवेट कितने कार्बन का अणु बन जाता है? 3 कार्बन का अणु बन जाता है। जब हम श्वसन के दौरान ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तो यह पाइरुवेट ऑक्सीजन लेकर, क्या लेकर? ऑक्सीजन O2 लेकर यह उस ग्लूकोज का विखंडन करता है और वो विखंडन करके उससे क्या प्राप्त करता है? तो देखिए जब ये पाइरुवेट से विखंडन होगा तो यह क्या क्या प्राप्त करेगा? CO2। क्या प्राप्त करेगा? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके साथ में और क्या प्राप्त करेगा? तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में यह ऊर्जा प्राप्त करेगा। और ऊर्जा किसके रूप में प्राप्त करेगा? ATP के रूप में। किसके रूप में? ATP के रूप में। ATP क्या होता है इसके बारे में आगे बात करेंगे। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड ऊर्जा प्लस कुछ जल की मात्रा। तो यहाँ पर ये जो वायवीय श्वसन के दौरान हमने देखा है कि वायवीय श्वसन में हमने इसमें उदाहरण लिया था किसका? मनुष्य का। किसका उदाहरण लिया था? मनुष्य का उदाहरण लिया था। और मनुष्य में क्या होता है? ग्लूकोज का विखंडन 6 कार्बन से 3 कार्बन के अणु के रूप में होता है जिसका नाम क्या है? पाइरुवेट। क्या नाम है उसका? पाइरुवेट के रूप में विखंडन होता है। फिर पाइरुवेट को जब श्वसन के दौरान ऑक्सीजन मिलती है तो ये ऑक्सीजन लेकर किस में बदल जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड में, ऊर्जा में जो ATP के रूप में होती है, और H2O जल के अणुओं के रूप में। तो देखिए
जब श्वसन के दौरान हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, अंदर ऑक्सीजन जाकर ग्लूकोज का विखंडन करती है और ग्लूकोज का विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, जो श्वसन के दौरान वापस बाहर निकाल दी जाती है। श्वसन के दौरान वापस बाहर निकाल दी जाती है। जब श्वसन के दौरान बाहर निकल जाती है तो उसे हम उच्छ्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? उच्छ्वसन। देखिए, श्वसन क्रिया 2 चरणों में चलती है। इन चरणों के बारे में आगे बात करेंगे कि श्वसन क्रिया 2 चरणों में चलती है, अंतःश्वसन और उच्छ्वसन। अंतःश्वसन का मतलब होता है ऑक्सीजन अंदर ग्रहण करना, मतलब जो ऑक्सीजन से युक्त वायु होती है उसको अंदर ग्रहण करना। जबकि उच्छ्वसन का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को बाहर निकालना। तो 2 चरणों में हमारी श्वसन क्रिया संपन्न होती है, अंतःश्वसन और उच्छ्वसन। देखिए, तो ये था वायवीय श्वसन का उदाहरण। किसका उदाहरण था? वायवीय श्वसन का। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे दूसरा, जिसका नाम है अवायवीय श्वसन। कौन सा श्वसन? अवायवीय श्वसन। हम बात करेंगे अवायवीय श्वसन की। ये अवायवीय श्वसन क्या होता है? अवायवीय श्वसन, देखिए, आपको परिभाषा तो मैंने पहले बताई दी, फिर भी एक बार हम इसकी परिभाषा वापस लिख देते हैं। तो देखिए, यदि ग्लूकोज का विखंडन यदि ग्लूकोज का विखंडन वायु, ब्रैकेट में हम लिख देते हैं O2 यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, यदि ग्लूकोज का विखंडन वायु की अनुपस्थिति में होता है तो इसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? अवायवीय श्वसन कहते हैं। यदि ग्लूकोज का विखंडन वायु या O2 की अनुपस्थिति में होता है तो इसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। उदाहरण में हम यहाँ पर सबसे अच्छा उदाहरण देंगे किसका? यीस्ट का। किसका उदाहरण देंगे? यीस्ट का। तो देखिए, अब यीस्ट के बारे में पढ़ते हैं तो हम यहाँ पर उदाहरण लेते हैं। क्या लेते हैं? उदाहरण। और उदाहरण किसका लेंगे? यीस्ट का उदाहरण लेंगे। तो देखिए, यीस्ट में क्या होता है? देखिए, क्या होता है? वही सबसे पहले ग्लूकोज, इसका सूत्र C6H12O6। 6 कार्बन का एक अणु होता है। इसका सबसे पहले विखंडन होता है। क्या होता है? विखंडन। और किसके रूप में होगा? वही पाइरूवेट के रूप में। किसके रूप में होगा? पाइरूवेट के रूप में। और पाइरूवेट को जब हम इसका विखंडन करवाएंगे तो इसका विखंडन अलग अलग रूप में होगा। तो इसका फिर से विखंडन होगा किसके दौरान? श्वसन के दौरान। कौन से श्वसन? अवायवीय श्वसन के दौरान। तो देखिए, एक काम करता हूं, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं। यहां पर वायु की अनुपस्थिति लिख देता हूं। वायु
अनुपस्थित। तो यहां पर किसका निर्माण होगा? देखिए, सबसे पहले तो एथेनॉल का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? एथेनॉल का। एथेनॉल का निर्माण होगा, प्लस इसको अपन आगे ही समझते हैं। उदाहरण देखिए, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। उदाहरण लेते हैं अपन यीस्ट का। किसका उदाहरण लिया हमने? यीस्ट का उदाहरण लिया है। देखिए, यीस्ट में क्या होता है? सबसे पहले तो इसमें ग्लूकोज का विखंडन होता है। किसका विखंडन होता है? ग्लूकोज का विखंडन होता है, और ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6। इसका विखंडन होगा, किसके रूप में होगा? पायरुवेट के रूप में। किसके रूप में होगा? पायरुवेट के रूप में इसका विखंडन होगा, जो 3 कार्बन का अणु है। और पायरुवेट से जब वायु की अनुपस्थिति में, किसमें? वायु की अनुपस्थिति में क्या होता है? देखिए, एथेनॉल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एथेनॉल का निर्माण होता है, प्लस एथेनॉल के अलावा CO2 का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? प्लस ऊर्जा यहां से भी निकलेगी। किसके रूप में निकलेगी? ATP के रूप में। किसके रूप में निकलेगी? ATP के रूप में ऊर्जा यहां से मोचित होती है। अब देखिए, हमने दोनों प्रकार के, एक बार हम पीछे की स्लाइड देखते हैं। देखिए, वायवीय श्वसन के बारे में हमने पढ़ा। यदि ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो इसे वायवीय श्वसन कहते हैं। जैसे कि मनुष्य, और मनुष्य में हमने उदाहरण को पढ़ा कि ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन का अणु होता है, वो उसका विखंडन कोशिका द्रव्य के अंदर किसके रूप में हो जाता है? पायरुवेट के रूप में। पायरुवेट कितने कार्बन का अणु होता है? 3 कार्बन का अणु होता है। जब पायरुवेट को हम ऑक्सीजन प्रदान करते हैं तो ये ऑक्सीजन लेकर किसके रूप में विखंडित हो जाता है? CO2 के रूप में। दूसरा, ऊर्जा के रूप में। जो ऊर्जा किसके रूप में होती है? ATP के रूप में पाई जाती है। और H2O यानी जल के रूप में ये विखंडित हो जाता है। और यही ऊर्जा जो ATP के रूप में प्राप्त हो रही है, यही ऊर्जा हमारे शरीर को मिलती है, जिससे हमें कार्य करने की क्षमता मिलती है। आगे चलते हैं, अवायवीय श्वसन। तो अवायवीय श्वसन की परिभाषा हमने पढ़ी है। यदि ग्लूकोज का विखंडन वायु या O2 की अनुपस्थिति में होता है तो इसे हम अवायवीय श्वसन कहते हैं। अर्थात यदि कोई श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा है तो ऐसे श्वसन को हम क्या कहेंगे? अवायवीय श्वसन। और इसका सीधा सीधा उदाहरण क्या देंगे? यीस्ट। यीस्ट के अंदर कैसा श्वसन होता है? अवायवीय श्वसन। जबकि मनुष्य में कैसा श्वसन होता है? वायवीय श्वसन। इसका उदाहरण आगे देखते हैं। यीस्ट, ग्लूकोज का विखंडन हो रहा है पायरुवेट के रूप में। हमने पहले भी पढ़ा है कि ग्लूकोज 6 कार्बन का अणु है, जबकि पायरुवेट 3 कार्बन का अणु है। और ये क्रिया कोशिका द्रव्य के अंदर होती है। किसके अंदर होती है? कोशिका द्रव्य के अंदर संपन्न होती है। जब पायरुवेट का विखंडन वायु की अनुपस्थिति में होगा तो पायरुवेट एथेनॉल के रूप में बदल जाएगा। किसके रूप में बदल जाएगा? एथेनॉल के रूप में, और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। और ऊर्जा मोचित होगी यहाँ पे ATP के रूप में। अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं कि यहाँ पर ATP क्या है। तो हम सबसे पहले ATP के बारे में लिखते हैं। देखिए, सबसे पहली बात हम यहाँ से पढ़ेंगे कि ATP का पूरा नाम क्या है, फिर आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पढ़ेंगे ATP का पूरा नाम। देखिए, यहाँ पर ATP का पूरा नाम हो जाएगा एडिनोसिन ATP का पूरा नाम हो जाएगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और
अगर प्रश्न आ सकता है 1 नंबर का, एटीपी का पूरा नाम बताइए, तो एटीपी का पूरा नाम क्या हो जाएगा? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। होता क्या है इसके बारे में आगे बात करते हैं। तो देखिए, कोशिकीय श्वसन के दौरान, यहां पर मैं एक स्टार लगा देता हूं और स्टार के अंदर ये परिभाषा आपके सामने लिख रहा हूं। देखिए, कोशिकीय श्वसन के दौरान, कोशिकीय श्वसन के दौरान जीवों में तत्काल ही ऊर्जा एटीपी के रूप में मोचित होती है। जो ईंधन की तरह उपयोग में आती है। देखिए, कोशिकीय श्वसन के दौरान जीवों में तत्काल ही ऊर्जा एटीपी के रूप में मोचित होती है, जो ईंधन के रूप के तरह उपयोग में आती है। इसी को हम क्या कहते हैं? एटीपी ऊर्जा कहते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मतलब होता क्या है कि यह पहले एडीपी के रूप में होती है, मतलब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। यदि इसमें फास्फोरस मिला दिया जाता है, फास्फोरस के मिलाने पर यह एटीपी में बदल जाती है। मतलब देखिए, यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। जबकि ये क्या है? फास्फोरस। और ये तो आपको पता ही है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इस प्रकार से ये क्रिया चलती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए, अब हम बात करेंगे जीवों में श्वसन। सबसे पहले तो हमें श्वसन क्रिया के बारे में बात करनी है। एक लाइन में नोट लगा के लिखता हूं। देखिए, नोट लगा के एक लाइन लिखते हैं। श्वसन क्रिया 2 चरणों में, कितने चरणों में? 2 चरणों में संपन्न होती है। कितने चरणों में संपन्न होती है? 2 चरणों में संपन्न होती है। सबसे पहला है, वो है अंतः श्वसन। क्या है? अंतः श्वसन। और नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि अंतः श्वसन का अर्थ क्या होता है। देखिए, यहाँ पर अंतः श्वसन का अर्थ होता है श्वास अंदर लेना, अर्थात हम लिखेंगे O2 युक्त वायु
ग्रहण करना, ग्रहण करना अंत्य श्वसन कहलाता है। जबकि उच्च श्वसन क्या होता है, देखिए दूसरा होता है उच्च श्वसन। उच्च श्वसन क्या होता है, CO2 युक्त वायु बाहर निकालना। आगे बात समझ में। श्वसन क्रिया दो चरणों में संपन्न होती है। कौन कौन सी, अंतः श्वसन जो O2 युक्त वायु ग्रहण करना होता है, जबकि उच्च श्वसन क्या होता है, CO2 युक्त वायु बाहर निकालना। देखिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला टॉपिक रहेगा आपका जीवों में श्वसन। किसमें श्वसन, जीवों में श्वसन। जीवों में श्वसन क्या होता है। जीवों में श्वसन की बात करते हैं तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि जीवों में श्वसन किस प्रकार होता है। कुछ एक कोशिकीय जीव ऐसे होते हैं जो अपनी त्वचा के द्वारा श्वसन करते हैं, कुछ बहुकोशिकीय जीव ऐसे होते हैं जो नासिका के द्वारा श्वसन करते हैं, कुछ मुख के द्वारा श्वसन करते हैं। देखिए यहाँ पर हम बात करें एक कोशिकीय जीवों की तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर हम एक लाइन लिखेंगे कि जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, एक कोशिकीय जीव अधिकांशतः त्वचा द्वारा श्वसन क्रिया करते हैं। एक कोशिकीय जीव अधिकांशतः त्वचा द्वारा श्वसन क्रिया करते हैं, जबकि बहुकोशिकीय जीव श्वसन तंत्र के द्वारा श्वसन क्रिया करते हैं। एक कोशिकीय जीव त्वचा द्वारा श्वसन क्रिया करते हैं, जबकि बहुकोशिकीय जीव श्वसन तंत्र के द्वारा श्वसन क्रिया करते हैं। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए एक कोशिकीय जीव में हम उदाहरण ले सकते हैं जैसे अमीबा, जबकि बहुकोशिकीय जीवों में सबसे अच्छा उदाहरण रहेगा मनुष्य। क्या रहेगा, मनुष्य। देखिए एक कोशिकीय श्वसन,
एक कोशिकीय जीव अधिकांशतः त्वचा द्वारा श्वसन क्रिया करते हैं, जैसे अमीबा, जो कि बहुकोशिकीय जीव श्वसन तंत्र के द्वारा श्वसन क्रिया करते हैं, जैसे कि मनुष्य हो या पशु हो या पक्षी हो, ये सब श्वसन तंत्र के द्वारा, इन सब में क्या पाया जाता है, श्वसन तंत्र पाया जाता है, जिसके द्वारा ये श्वसन क्रिया करते हैं। देखिए, लेकिन हम यहाँ पर अगर ऐसे जीवों की बात करें जो उभयचर हो, कैसे हो, उभयचर, तो यहाँ पर देखिए मैं स्टार लगा के एक लाइन लिखता हूं, उभयचर जंतु त्वचा व श्वसन तंत्र दोनों के द्वारा श्वसन कर सकते हैं। जैसे यहां पर हम उदाहरण ले सकते हैं, जैसे मेंढक, किसका उदाहरण ले सकते हैं, मेंढक। देखिए, जो उभयचर जंतु होते हैं वे त्वचा द्वारा भी श्वसन कर सकते हैं, जबकि श्वसन तंत्र के द्वारा भी श्वसन कर सकते हैं, इसलिए ऐसे जीवों को उभयचर जंतु कहा जाता है। अब ये त्वचा द्वारा, ऐसा क्या होता है कि त्वचा द्वारा श्वसन कर सकते हैं, श्वसन तंत्र द्वारा भी कर सकते हैं। तो देखिए, जब ये स्थल पर होते हैं, जमीन पर होते हैं, तो ये श्वसन तंत्र के माध्यम से श्वसन क्रिया करेंगे, जबकि ये पानी में रहेंगे तो ये अपनी त्वचा के द्वारा श्वसन क्रिया करेंगे। अर्थात जो वायु पानी के अंदर घुली हुई है, जल के अंदर ऑक्सीजन घुली हुई है, उस ऑक्सीजन को ये श्वसन के तौर पर काम में लेते हैं। किसके द्वारा लेते हैं, त्वचा के द्वारा। इसी प्रकार हम देखते हैं कुछ जलीय जीव जैसे मछली है, या मछली के अलावा और भी कई जीव जंतु जो जल में रहते हैं, वे भी जो जल में ऑक्सीजन घुली हुई रहती है, उस ऑक्सीजन के द्वारा श्वसन क्रिया करते हैं। किसके द्वारा करते हैं, जल में घुली हुई ऑक्सीजन के द्वारा। और हम सब जानते हैं कि जल में 89% ऑक्सीजन पाई जाती है, और वही 89% ऑक्सीजन को वे श्वसन क्रिया के में काम में लेते हैं। हम सब जानते हैं कि मछलियों में गिल्स पाए जाते हैं, श्वसन तंत्र नहीं पाया जाता, जबकि क्या पाए जाते हैं, गिल्स या गलफड़े पाए जाते हैं, जो मछलियों में श्वसन तंत्र को श्वसन क्रिया करने में सहायक होते हैं। आइए आगे चलते हैं, हम बात करते हैं मानव में श्वसन, मतलब अपना अगला टॉपिक रहेगा मानव में श्वसन। मानव में श्वसन आज का अपना महत्वपूर्ण टॉपिक यही रहेगा, मानव में श्वसन। तो देखिए, मानव में श्वसन की हम बात करें, सबसे पहली बात तो यह है कि मानव में जो श्वसन होता है किसके द्वारा होता है, श्वसन तंत्र के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, श्वसन तंत्र के द्वारा होता है। और श्वसन तंत्र, मानव में एक श्वसन तंत्र पाया जाता है जो श्वसन क्रिया को नियंत्रित करता है। तो आइए हम मानव श्वसन तंत्र पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात आपको क्या याद रखनी है कि सबसे पहली बात आपको याद रखनी है कि मानव में श्वसन तंत्र, मानव में श्वसन तंत्र दो भागों में विभाजित रहता है। कितने भागों में विभाजित रहता है, दो भागों में विभाजित रहता है। पहला भाग ऊपरी श्वसन, कौन सा श्वसन, ऊपरी श्वसन, और दूसरा श्वसन है निचला श्वसन। देखिए,
मानव में श्वसन तंत्र दो भागों में विभाजित रहता है, ऊपरी श्वसन तथा निचला श्वसन। अब आपके दिमाग में एक बात चल रही होगी कि ऊपरी श्वसन अर्थात ऊपर से भी श्वास लिया जाता है, नीचे से भी श्वास लिया जाता है। जी नहीं, देखिए यहाँ पर क्या होता है, श्वसन तंत्र को दो भागों में हम बांट देते हैं, पहला ऊपरी श्वसन, दूसरा निचला श्वसन। जो ऊपरी श्वसन होता है, इस ऊपरी श्वसन के अंदर हम वे सभी अंग सम्मिलित करते हैं जो हमारे गले से ऊपर ऊपर होते हैं, अर्थात श्वसन तंत्र में वे सभी अंग जो गले से ऊपर अर्थात कंठ से ऊपर होते हैं, वे सभी ऊपरी श्वसन के अंदर आते हैं। और इसके अंदर हम सबसे पहला जो अंग पढ़ेंगे उसका नाम है नासिका। क्या नाम है? नासिका। जबकि दूसरा अंग इसके अंदर हम पढ़ेंगे मुख। तीसरा अंग इसके अंदर हो जाएगा ग्रसनी और चौथा अंग इसके अंदर हो जाएगा कंठ। ये चार अंग हम ऊपरी श्वसन के अंदर पढ़ेंगे, जबकि निचले श्वसन की यदि हम बात करें तो इसके अंदर भी जो पहला अंग रहेगा वो रहेगा अपना श्वसन नली। कौन सी नली? श्वसन नली। और दूसरा अंग इसमें हो जाएगा श्वसनिका। क्या हो जाएगा? श्वसनिका। और इसके अंदर जो तीसरा अंग हो जाएगा वो हो जाएगा कुपिका। चौथा अंग इसके अंदर जो होगा वो हो जाएगा फेफड़े। देखिए ऊपरी श्वसन के अंदर हमने देखा कि चार अंग है, नासिका, मुख, ग्रसनी तथा कंठ। जबकि निचले श्वसन में भी कितने अंग हैं? चार अंग, श्वसन नली, श्वसनिका, कुपिका, फेफड़े। आपको मैं बता दूं ये सभी अंग अलग अलग नहीं होते, जबकि ये श्वसनी, श्वसनिका, कुपिका सबके सब फेफड़ों के अंदर ही स्थित होते हैं। मतलब यहाँ पर जो प्रमुख अंग है वो हम क्या पढ़ेंगे? फेफड़े। क्या पढ़ेंगे? फेफड़े। आइए आगे चलते हैं। देखिए ये जो चित्र आपके सामने दिख रहा है, ये चित्र किसका है? मानव श्वसन तंत्र का। मैं इधर लिख देता हूं कि ये किसका चित्र है? मानव श्वसन तंत्र। देखिए मानव श्वसन तंत्र। मानव श्वसन तंत्र। मानव श्वसन तंत्र के अंदर देखिए आपके सामने जो चित्र दिख रहा है, हम इस चित्र के माध्यम से पूरे श्वसन तंत्र को समझेंगे। देखिए सबसे पहले आपकी एक नंबर जो इंगित कर रहा है, किसको कर रहा है? नासिका को। किसको? नासिका को। देखिए तो पहला अंग यहाँ पर हम कौन सा लिखेंगे? नासिका। कौन सा लिखेंगे? नासिका। देखिए फिर दूसरे अंग की बात करें तो यहाँ पर जो दूसरा अंग है ये हो जाएगा मुख। क्या हो जाएगा? मुख। मुख के बाद में तीसरे अंग की यदि बात करें तो तीसरा अंग क्या हो जाएगा? ग्रसनी। क्या हो जाएगा? ग्रसनी। जबकि चौथा अंग इसमें क्या हो जाएगा? देखिए चौथा अंग, ये तो सातवां अंग हो गया। अच्छा नीचे इधर ये हो गया कंठ। कौन सा अंग हो गया? कंठ। आगे देखिए यहां पर ये जो अंग है ये है श्वसन नली। कौन सा अंग हो गया ये? श्वसन नली। ये तो सबको साफ दिख ही रहा होगा आपको कि ये जो है ये है आपके फेफड़े। कौन सा अंग हो गया? फेफड़े। इसके पश्चात अगला जो आपको दिख रहा है ये जो है यह है आपकी प्राथमिक श्वसनी, अर्थात हम कहें दाई श्वसनी।
कौन सी? दाई श्वसनी। ये हो जाएगा आपके बाई श्वसनी। बाई श्वसनी। इसके पश्चात देखिए, ये जो अंग है आपका, ये हो जाएगा श्वसनिका। क्या हो जाएगा? श्वसनिका। और लास्ट में जो 11वां अंग है, वो 11वां अंग आपका हो जाएगा कुपिका। क्या हो जाएगा? कुपिका। और देखिए यहाँ पर ये जो सामने आपको नीचे दिख रहा है, ये जो अंग है, इसका नाम हो जाएगा मध्यपट। क्या नाम हो जाएगा? मध्यपट। देखिए, मैंने जो भी नाम है, जो भी आपके अंगों के नाम है, वो सारे अंगों के नाम आपको रिप्रेजेंट कर दिए हैं, आपको स्क्रीन पर दिखा दिए हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे नासिका की। हम नासिका के बारे में बात करते हैं तो नासिका क्या होती है? देखिए, हमारे श्वसन तंत्र में बाहर की तरफ, मुख के बाहर की तरफ एक उभरा हुआ अंग दिखाई देता है, जिसे हम नासिका कहते हैं। ये नासिका 2 नासा द्वारों से मिलकर बनी होती है। कितने नासा द्वार है? 2 नासा द्वारों से मिलकर बनी होती है, जिनमें से वायु हमारे शरीर में प्रवेश करती है। मतलब हम जब अंतर श्वसन करते हैं तो वायु कहां से प्रवेश करती है? नासिका के माध्यम से प्रवेश करती है। देखिए, मैं आपको रिप्रेजेंट भी करता जाता हूं कि यहां से ये नासिका के माध्यम से वायु अंदर आएगी, इस प्रकार से यहां से आएगी। और यहाँ पर ये जो अंग यहाँ दिख रहा है आपको, ये है ग्रसनी। और आपको मैंने पाचन तंत्र में भी बताया था कि जो ग्रसनी होती है, उसका एक ही काम होता है, वायु को भोजन नली में जाने से रोकना तथा भोजन को श्वसन नली में जाने से रोकना। ये किसका कार्य होता है? ग्रसनी का। आगे चलते हैं तो हम देखते हैं वायु यहाँ आकर इस संरचना से टकराती है। देखिए, यहाँ पर ये जो संरचना आपको दिख रही है, ये जो आपको ये संरचना दिख रही है, इस संरचना को बोलते हैं कंठ। क्या बोलते हैं? कंठ। कंठ में क्या होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि कंठ में छोटी छोटी संरचनाएं होती है, श्लेष्म संरचनाएं होती है, जिन्हें स्वर रज्जु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर रज्जु कहा जाता है। इन स्वर रज्जुओं से जब वायु प्रवाहित होती है तो इन स्वर रज्जुओं में कंपन हो जाता है। क्या होता है? कंपन होता है। उसी कंपन के कारण हम जब बोलते हैं तो ध्वनि उत्पन्न होती है। आगे बात समझ में? आगे चलते हैं। आपको दिख रहा होगा नीचे एक नलिका दिख रही है, और उस नलिका के अंदर कुछ इस प्रकार की संरचना दिख रही है। देखिए, सी आकार की संरचना आपको दिखाई दे रही है। और ये जो सी आकार की संरचना आपको दिख रही है, यहाँ पर इनको बोलते हैं उपास्थि छल्ले। क्या कहा जाता है इनको? उपास्थि छल्ले कहा जाता है। सी आकार के होते हैं ये। किस आकार के होते हैं? सी आकार के। अब ये क्या काम करते हैं? जब हम श्वसन क्रिया करते हैं, हम क्या करते हैं? जब हम श्वसन क्रिया करते हैं तो श्वसन क्रिया के दौरान जो श्वसन नली है वो पिचक न जाए और उसकी दीवारें चिपक न जाए, इनको नियंत्रित कौन करता है? श्वसन नली में सी आकार के उपास्थि छल्ले। तो ये जो सी आकार के उपास्थि छल्ले होते हैं, ये श्वसन नली की दीवार को चिपकने नहीं देते हैं। देखिए, आगे चलते हैं। हम देखते हैं कि जब फेफड़ों के मध्य में जाकर ये जो श्वसनिका है, ये इस प्रकार से 2 अलग अलग भागों में डिवाइड हो जाती है। कितने भागों में डिवाइड हो रही है? 2 अलग अलग भागों में डिवाइड हो रही है। देखिए, ये अलग भाग हो गया यहां से, और ये देखिए ये अलग भाग हो गया। यहां से ये 2 अलग अलग भागों में डिवाइड हो जाती है। कितने भागों में डिवाइड हो जाती है? 2 अलग अलग भागों में डिवाइड हो जाती है। इन दोनों भागों को जब श्वसन नली फेफड़ों के मध्य में जाकर 2 अलग अलग शाखाओं में बढ़ जाती है, उनको हम कहते हैं प्राथमिक श्वसनी। कैसी श्वसनी? प्राथमिक श्वसनी। श्वसन नली 2 भागों में बढ़ रही है, इनको हम प्राथमिक श्वसनी कहते हैं। एक दाएं फेफड़े में जाती है, उसे दाई श्वसनी कह देते हैं। एक बाएं फेफड़े में जाती है, उसे हम बाई श्वसनी कहते हैं। आगे चलते हैं। ये श्वसनियां अंदर जाके देखिए इस प्रकार से, जैसा कि आपको चित्र में साफ साफ दिख रहा है कि ये श्वसनियां आगे जाके इस प्रकार से बढ़ रही है। देखिए, ये जो शाखाएं आपको दिख रही है, इस प्रकार से
ये देखिए, ये जो आपको शाखाएं दिख रही है इस प्रकार से छोटी छोटी शाखाओं में बट गई। ये देखिए, देखिए यहाँ पर ये जो श्वसनिया है अंदर जाके छोटी छोटी शाखाओं में बट गई है और बट के एक वृक्षनुमा संरचना का निर्माण कर रही है। कैसी संरचना का निर्माण कर रही है? एक वृक्ष जैसी संरचना का निर्माण कर रही है। और ये जो वृक्ष जैसी संरचना का निर्माण कर रही है, इन संरचनाओं को हम क्या कहते हैं? श्वसनिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वसनिकाएं। अब इसकी परिभाषा की बात करें तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि श्वसनिया या प्राथमिक श्वसनी फेफड़ों में जाकर छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है और एक वृक्षनुमा संरचना का निर्माण करती है, जिन्हें हम श्वसनिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वसनिकाएं। इसी प्रकार देखिए दूसरे वाले फेफड़े में भी ऐसे ही संरचनाएं अलग अलग बनी हुई है। ये देखिए, ये शाखाएं में बटी हुई है इस प्रकार से। देखिए इस प्रकार से छोटी छोटी शाखाओं में बटी हुई है और ये जो शाखाओं में बट रही है इन्हीं को हम क्या कहते हैं? श्वसनिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हीं को श्वसनिकाएं कहते हैं। देखिए एक वृक्षनुमा संरचना का निर्माण कर रही है। ये किसका निर्माण कर रही है? वृक्षनुमा संरचना का निर्माण कर रही है और इस संरचना को ही हम श्वसनिका कहते हैं। क्या कहते हैं? इनको श्वसनिकाएं कहते हैं। देखिए ये आपका श्वसन तंत्र का चित्र आपके सामने दिख ही रहा है। आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि यहाँ पर ये देखिए, ये छोटी छोटी ये गुब्बारे जैसी संरचनाएं जो आपको दिख रही है, ये जो संरचनाएं आपको दिख रही है, श्वसन क्रिया में सबसे अहम रोल इन्हीं का होता है। ये जो संरचना आपको गुब्बारे जैसी संरचना दिख रही है, सबसे अहम रोल इन्हीं का होता है। क्या होता है? जब हम श्वसन के दौरान वायु अंदर लेते हैं तो वो वायु फेफड़ों में जाती है। अब किसी को यही नहीं पता कि जब वायु अंदर फेफड़ों में जा रही है तो अंदर फेफड़ों से कहां पहुंचती है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम श्वसन क्रिया करते हैं तो ऑक्सीजन वायु फेफड़ों में जाती है और जाके ये श्वसनिकाओं के अंतिम सिरों पर जो कपनुमा संरचनाएं होती है, श्वसनिकाएं हैं, इनके अंतिम सिरों पर ये संरचनाएं पाई जाती है, गुब्बारे जैसी संरचनाएं पाई जाती है। ये संरचनाएं क्या करती है? इनके अंदर रक्त वाहिनियां होती है। क्या होती है? रक्त वाहिनियां। एक तो धमनी होती है, दूसरी शिरा होती है। तो ये क्या करती है कि जो रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड होती है उनको तो चूस कर फेफड़ों में ला देती है, जबकि जो फेफड़ों के माध्यम से इनको ऑक्सीजन प्राप्त हुई है उसी ऑक्सीजन को ये रक्त में प्रवाहित कर देती है, जिससे रक्त शुद्ध होता है। और शुद्ध रक्त कहाँ जाता है? फेफड़ों में जाता है। देखिए, अच्छा इसमें आपके एक अंग और रह गया है, मुख। अब समस्या यह आती है, आप लोगों के दिमाग में भी चल रहा होगा कि मुख तो भोजन ग्रहण करने के काम आता है, फिर श्वसन तंत्र में क्या कर रहा है? तो देखिए, यदि मान लो कोई ऐसी परिस्थिति हो जाए कि हमारी नासिका बंद हो जाए, जैसे जुकाम लग गया हो या किसी ने अपनी नाक दबा के बंद कर दिया हो, तो ऐसी स्थिति में हम श्वसन क्रिया किसके द्वारा करते हैं? मुख के द्वारा। करते ही नहीं करते हैं। या हम मान लो तेज दौड़कर आ रहे हैं, 2-3 किलोमीटर दौड़कर आ रहे हैं, तो हम देखते हैं कि हमारी जो श्वसन दर है वो तेज हो जाती है और ऐसी स्थिति में नासिका से श्वास लेना कठिन हो जाता है, तो हम मुख को खोल के मुख द्वारा हाँफते हैं, अर्थात हम जल्दी जल्दी श्वास लेते हैं। तो क्या मतलब हुआ कि मुख यहाँ पर द्वितीयक अंग के तौर पर कार्य कर रहा है। किसके तौर पर? द्वितीयक अंग। मतलब ये हमेशा तो काम नहीं आता, लेकिन आपातकालीन परिस्थितियों में जब श्वसन दर बढ़ जाती है तो श्वसन के लिए हम मुख का उपयोग करते हैं, अर्थात द्वितीयक अंग के तौर पर मुख का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम मुख के बारे में सिर्फ एक ही लाइन लिखेंगे कि मुख हमारे श्वसन तंत्र में द्वितीयक अंग के तौर पर कार्य करता है। देखिए, एक संरचना आपको नीचे और दिख रही होगी। यहाँ पर देखिए, ये जो संरचना आपको नीचे दिख रही है इस प्रकार से, इस संरचना को भी कुछ कहते हैं और इसी का भी एक अहम रोल है। क्या है? देखिए, इसका नाम है मध्यपट। इसका एक नाम और है डायफ्राम। क्या नाम है? डायफ्राम। अब ये डायफ्राम क्या काम आता है तो आपको पता होना चाहिए। जब हम श्वसन करते हैं तो जब सांस अंदर खींचते हैं, अंतः श्वसन करते हैं, तो हम देखते हैं कि श्वसन क्रिया करते समय हमारे फेफड़े फूल जाते हैं और जो पेट है, पेट बिल्कुल पिचक जाता है, अर्थात फेफड़ों में हवा भर जाती है और हम देखते हैं कि पेट का खिंचाव ऊपर की तरफ होता है, पसलियां ऊपर हो जाती है और हमारे फेफड़ों को फूलने के लिए जगह मिल जाती है। जब हम श्वसन वापस
उच्छ्वसन करते हैं, श्वसन सांस छोड़ते हैं, तो हम देखते हैं कि ये वापस शिथिल अवस्था में आ जाता है और पेट वापस पुनः अपनी स्थिति में आ जाता है और फेफड़े पिचक जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो मध्य पट है यही कार्य करता है। मतलब श्वसन क्रिया में, श्वसन क्रिया को करने के लिए जो उत्तरदायी अंग होता है उस अंग को हम मध्य पट कहते हैं, डायफ्राम कहते हैं। तो एक ये मांसपेशी संरचना होती है जो पसलियों के नीचे और फेफड़ों के नीचे स्थित होती है। इसी को हम मध्य पट या डायफ्राम कहते हैं, जो फेफड़ों को मसलियों के अंदर सुरक्षित रखता है। देखिए आगे चलते हम एक एक अंग के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ये जो चित्र है आपको आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, ये जो मुख की जो संरचना है इसको भी मैं यहाँ से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। देखिए ये जो संरचना है आपके, ये मुख की संरचना है, ये भी श्वसन नली में खुलती है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं एक एक अंग के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला अंग हम देखते हैं, सबसे पहला अंग है अपना नासिका। पहला अंग कौन सा है? नासिका। पहला अंग कौन सा है? नासिका। नासिका के बारे में पढ़ते हैं। देखिए नासिका के बारे में पढ़ते हैं, तो इसके बारे में कुछ मुख्य बातें आपको याद रखनी है। पहली बात क्या याद रखनी है? यह चेहरे के ऊपर, चेहरे के ऊपर उभरा हुआ अंग होता है। कैसा अंग होता है? चेहरे के ऊपर उभरा हुआ अंग होता है। यह दो नासाद्वारों से मिलकर बना होता है। यह दो नासाद्वारों से मिलकर बना होता है। कितने नासाद्वारों से मिलकर बना होता है? दो नासाद्वारों से मिलकर बना होता है, जिसके या जिनके, इसको मैं जिनके लिखता हूं, देखिए जिनके अंतिम सिरों पर, अंतिम सिरों पर श्लेष्म झिल्ली, पाई जाती है। श्लेष्म झिल्ली पाई जाती है, जो वायु के साथ आने वाले धूल कण तथा जीवाणुओं को
अंदर जाने से रोकती है। देखिए, आपको पता होना चाहिए, देखते हैं हम कई बार हम सांस लेते हैं, धूल भरी इस जगह पे जाते हैं तो हम देखते हैं कि हमें तुरंत छींक आती है, या फिर हम देखते हैं कि जब कहीं पे धूल उड़ रही है या फिर कोई ऐसे जहाँ पे मतलब प्रदूषण वाला इलाका है वहां पर हम देखते हैं बार बार हमें छींकें आती है। इसका कारण है कि हम जब सांस ले रहे हैं तो वायु के साथ में जो प्रदूषित कण है या धूल के कण है अंदर जाते हैं, अंदर जाते ही श्लेष्म झिल्ली में जो है श्लेष्म रस स्रावित करती है और वही श्लेष्म रस हमें छींक आने के लिए प्रेरित करता है, ताकि हवा छींक के साथ बाहर निकले और जो भी धूल के कण अंदर गए हैं वो वापस बाहर आ जाए। चौथा पॉइंट हम लिखते हैं इसके अंदर, देखिए, नासा द्वारों में महीन बाल व पक्षमार्ग पाए जाते हैं। ये आपके नासिका की पूरी संरचना हो गई है जो आपको पता होनी चाहिए। आगे हम मुख के बारे में लिखते हैं। दूसरा अंग हो जाएगा मुख, और मुख के बारे में आपको सिर्फ एक ही बात ध्यान रखनी है और वो क्या है, और वो है कि मुख श्वसन तंत्र में द्वितीयक अंग के तौर पर द्वितीयक अंग के तौर पर कार्य करता है। मुख्य श्वसन तंत्र में द्वितीयक अंग के तौर पर कार्य करता है। आगे चलते हैं। देखिए, तीसरा जो अंग है वो है आपका ग्रसनी। तीसरा अंग कौन सा है? तीसरा अंग आपका हो जाएगा ग्रसनी। और ग्रसनी के बारे में भी आपको एक ही बात याद रखनी है। ग्रसनी के बारे में भी आपको सिर्फ क्या याद रखना है? एक ही बात याद रखनी है, यह वायु को भोजन नली में तथा भोजन को श्वसन नली में जाने से रोकती है। केवल आपको यही बात याद रखनी है। चौथा अंग हो जाएगा कंठ। चौथे अंग का नाम क्या है? कंठ। और
कंठ के बारे में आपको 2-3 बातें ही आपको याद रखनी है, जिसमें सबसे पहली बात आपको क्या याद रखनी है? सबसे पहली बात आपको याद रखनी है इसमें, यह 9 प्रकार की उपास्थि से मिलकर बना है। 9 प्रकार की उपास्थि से मिलकर बना है। 9 प्रकार की उपास्थि से मिलकर बना है। दूसरा पॉइंट इसमें याद रखना है, इसमें कई स्वर रज्जु पाए जाते हैं। इसमें कई स्वर रज्जु पाए जाते हैं जो वायु प्रवाहित होने पर कंपन उत्पन्न करते हैं। कंपन उत्पन्न करते हैं, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। एक बात इसमें विशेष याद रखनी है, कंठ के ऊपरी सिरे पर एक घाटी ढक्कन पाया जाता है। पाया जाता है, जिसे एपिग्लोटिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एपिग्लोटिस कहा जाता है। यह आपके कंठ की संरचना हो गई। इसके बाद में जो अगला अंग है वो है 5वां अंग, जिसका नाम है श्वसन नली। कौन सी नली? श्वसन नली। और श्वसन नली के बारे में आपको 2-3 बातें याद रखनी है। क्या याद रखना है? देखिए, फर्स्ट पॉइंट क्या याद रखना है? यह लगभग 5 से 6 सेंटीमीटर 5 से 6 इंच लंबी
नली है, नली है। सेकंड पॉइंट इसमें याद रखना है, यह सी आकार के उपास्थि छल्लों से बनी होती है, उपास्थि छल्लों से बनी होती है, जो इसकी दीवारों को पिचकने या चिपकने नहीं देते हैं, चिपकने नहीं देते हैं। देखिए, श्वसन नली कितनी लंबी होती है, प्रश्न आ जाए श्वसन नली की लंबाई कितनी होती है, तो यह लगभग 5 से 6 इंच लंबी नली है और यह सी आकार के उपास्थि छल्लों से बनी होती है, जो इसकी दीवारों को चिपकने नहीं देते हैं। देखिए आगे चलते हैं, तीसरा पॉइंट इसके अंदर क्या याद रखना है, यह फेफड़ों के मध्य जाकर दो भागों में बट जाती है, जिन्हें प्राथमिक श्वसनी कहते हैं। प्राथमिक श्वसनी कहते हैं। ये श्वसन नली आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट अगला टॉपिक चलेगा आपके 6 नंबर पे। देखिए जो 6 नंबर का जो आपका टॉपिक है वो चलेगा श्वसनिका। क्या चलेगा? श्वसनिका। श्वसनिका। देखिए श्वसनिका की बात करें तो इसके बारे में आपको सिर्फ एक ही बात याद रखनी है। वो क्या याद रखनी है? पहले तो इसकी परिभाषा, मतलब श्वसनिया, यहां लिखेंगे श्वसनिया श्वसनिया फेफड़ों में जाकर, कहां पर जाकर? फेफड़ों में जाकर, फेफड़ों में जाकर छोटी 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 शाखाओं में बट जाती है तथा एक वृक्षनुमा
संरचना बनाती है, जिन्हें श्वसनिकाएं कहते हैं। श्वसनिकाएं कहते हैं। और आपका इसमें जो लास्ट अंग है वो है कूपिका। वो क्या है? कूपिका। देखिए कूपिका क्या होती है, तो यहाँ पर हम पहला पॉइंट लिखेंगे, श्वसनिकाओं के अंतिम सिरों पर गुब्बारे जैसी संरचनाएं पाई जाती है। जिन्हें कूपिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? कूपिकाएं कहते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या ध्यान रखना है? दूसरा पॉइंट याद रखना है, कूपिकाओं का कार्य, कूपिकाएं गैसों के आदान प्रदान का कार्य करती है। क्या कार्य करती है? गैसों के आदान प्रदान का कार्य करती है। और जब गैसों का आदान प्रदान किस प्रकार से होता है, तो देखिए इनमें रक्तवाहिनियां होती है। जिनमें से ये CO2 को चूस लेती है तथा O2 को रक्त में प्रवाहित कर देती है। एक बात विशेष आपको याद रखनी है कि जो कूपिकाएं होती है, एक फेफड़े में लगभग 10 लाख कूपिकाएं पाई जाती है, अर्थात 1 मिलियन कूपिकाएं पाई जाती है। और एक बात आपको विशेष क्या ध्यान रखनी है
कि एक फेफड़े में जो कुपिकाएं पाई जाती है, इन कुपिकाओं को यदि हम फैला दें, यदि हम खोलकर फैला दें तो लगभग 80 वर्ग मीटर क्षेत्रफल घेर लेगी। कितना क्षेत्रफल? लगभग 80 वर्ग किलोमीटर, इतनी कुपिकाएं पाई जाती है। लेकिन आप सब जानते हो कि सब कुपिकाएं कहाँ पाई जाती है? हमारे फेफड़ों में पाई जाती है, जो लगभग एक बंद मुट्ठी के आकार का होता है। कितना होता है? एक मुट्ठी के आकार का होता है। उन फेफड़ों के अंदर इतनी सारी कुपिकाएं पाई जाती है। आगे चलते हैं। अगला जो अपना अंग हो जाएगा वो हो जाएगा फेफड़े। मतलब 7 अंग हम पढ़ चुके और 8वां अंग हम पढ़ने जा रहे हैं, जो है फेफड़े। क्या है? फेफड़े। और फेफड़ों के बारे में आपको 2-3 बातें ही विशेष तौर पे ध्यान रखनी है। और वे 2-3 बातें कौन सी है, आइए बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इसमें ध्यान रखना है, ये हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। ये हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें याद क्या रखना है, एक फेफड़े में लगभग 1 मिलियन, और 1 मिलियन का मतलब तो आप समझते होंगे 10 लाख। 1 मिलियन कुपिकाएं पाई जाती है। और तीसरा पॉइंट इसमें क्या ध्यान रखना है, सामान्यतः दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े से लंबाई में, चेंज कर लेते हैं, लंबाई में छोटा जबकि चौड़ाई में बड़ा होता है। ये आपका श्वसन तंत्र का टॉपिक कंप्लीट होता है। लेकिन यहां से देखिए, फेफड़ों की बात कर रहे हैं, हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। एक बात आप इसमें और नोट कर सकते हो कि देखिए, चौथा पॉइंट एक और नोट कर सकते हो कि दोनों फेफड़े पसलियों व मध्य पट द्वारा सुरक्षित रहते हैं। दोनों फेफड़े पसलियों तथा मध्यपट द्वारा सुरक्षित रहते हैं। देखिए, आज का आपका टॉपिक श्वसन तंत्र, मानव में श्वसन हमने पढ़ा। और इसके अंदर हमने एक बार शुरुआत करते हैं। देखिए, हमने शुरुआत की थी श्वसन से।
जीवों द्वारा सांस लेना व छोड़ना ही क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। अर्थात जीवों द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करना व कार्बन डाइऑक्साइड का त्याग करने की क्रिया ही श्वसन कहलाती है तथा इस क्रिया को नियंत्रित करने वाला तंत्र श्वसन तंत्र कहलाता है। आगे देखिए, श्वसन दो प्रकार का होता है, वायवीय श्वसन तथा अवायवीय श्वसन। और ये दोनों प्रकार किसके आधार पर होते हैं? ग्लूकोज के विखंडन के आधार पर होते हैं। अर्थात वायवीय श्वसन क्या होता है? यदि ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो इसे वायवीय श्वसन कहते हैं और यह अधिकतर किसमें होता है? मनुष्य में। और ये आपके सामने उदाहरण दिख रहा है, मैंने आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको चित्र से समझ में आ जाएगा कि ग्लूकोज का विखंडन पायरुवेट में होता है और पायरुवेट में जब ऑक्सीजन दी जाती है तो ऑक्सीजन के से मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड, ऊर्जा और H2O में ये विघटित हो जाते हैं। फिर अवायवीय श्वसन, यदि ग्लूकोज का विखंडन वायु की अनुपस्थिति में होता है तो इसे अवायवीय श्वसन कहते हैं और इसके लिए सबसे अच्छा उदाहरण है यीस्ट का। और यीस्ट में हम देखते हैं कि ग्लूकोज का विखंडन पायरुवेट में होगा लेकिन वायु की अनुपस्थिति में इसमें एथेनॉल का निर्माण होगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और ऊर्जा एटीपी के रूप में उत्सर्जित हो जाएगी। और ये दोनों ही प्रकार के जो श्वसन है, ये कैसे श्वसन है? कोशिकीय श्वसन। इसलिए हमने लिखा है कोशिकीय श्वसन के दौरान जीवों में तत्काल ही ऊर्जा एटीपी के रूप में विघटित हो मोचित होती है जो ईंधन की तरह उपयोग में आती है। और एडीपी से यदि फास्फोरस मिलता है तो एटीपी का निर्माण होता है। एडीपी का मतलब होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, जबकि एटीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आगे चलते हैं। श्वसन क्रिया दो चरणों में संपन्न होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। अंतः श्वसन अर्थात O2 युक्त वायु को ग्रहण करना, जबकि उच्छ्वसन क्या होता है? CO2 युक्त वायु को बाहर निकालना। आगे चलते हैं। जीवों में श्वसन एक कोशिकीय जीव अधिकांश त्वचा के द्वारा श्वसन करते हैं, जबकि बहुकोशिकीय जीव श्वसन तंत्र के माध्यम से श्वसन क्रिया करते हैं, जिनमें मनुष्य शामिल है। जबकि एक कोशिकीय जीवों में हम अमीबा का उदाहरण देते हैं। और उभयचर जो जंतु होते हैं वो दोनों ही प्रकार से श्वसन करते हैं, अर्थात त्वचा से भी श्वसन करते हैं, श्वसन तंत्र से भी श्वसन करते हैं। मतलब उभयचर जंतुओं में श्वसन तंत्र भी पाया जाता है और वे त्वचा के द्वारा भी अपना श्वसन करते हैं, जैसे कि मेंढक। आगे चलते हैं। मानव में श्वसन दो भागों में बटा होता है, ऊपरी श्वसन, निचला श्वसन। देखिए आगे, सबसे पहले हमने डायग्राम से समझा कि मानव श्वसन तंत्र में कितने प्रकार के अंग पाए जाते हैं। टोटल 11 प्रकार के अंग पाए जाते हैं और इन 11 अंगों के बारे में हमने विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। देखिए नासिका के बारे में, ये चेहरे के ऊपर उभरा हुआ अंग होता है, यह दो नासा द्वारों से मिलकर बना होता है, जिनके अंतिम सिरों पर श्लेष्म झिल्ली पाई जाती है जो वायु के साथ आने वाले धूल कण तथा जीवाणुओं को अंदर जाने से रोकती है, तथा नासा द्वारों में महीन बाल और पक्षमा भी पाए जाते हैं और मुख द्वितीयक अंग के तौर पर कार्य करता है। फिर हमने ग्रसनी के बारे में पढ़ा, कंठ के बारे में पढ़ा, फिर हमने श्वसन नली के बारे में पढ़ा, श्वसनिका के बारे में पढ़ा, कुपिका के बारे में पढ़ा, फेफड़ों के बारे में पढ़ा और हमारा टॉपिक आज का पूरा होता है। एक बात आपको विशेष मैं नोट लगा के लिखवा देता हूं। देखिए, नोट लगा के एक बात रह गई है, वो मैं आपको लिखवा देता हूं कि जो हमारी श्वसन नली होती है, श्वसन नली में छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती है, महीन बाल जैसी संरचनाएं पाई जाती है। उन संरचनाओं को हम सिलिया कहते हैं। क्या कहते हैं? सिलिया। और ये जो सिलिया होते हैं, ये वायु के साथ में जाने वाले जो भी जीवाणु होते हैं, रोगाणु होते हैं, उन रोगाणुओं से हमारी रक्षा करती है। परंतु यदि हम धूम्रपान का सेवन करें, तो धूम्रपान के सेवन करने से जो सिलिया है ये नष्ट हो जाती है और जो रोगाणु होते हैं वो हमारे शरीर में, फेफड़ों में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे फेफड़े खराब हो जाते हैं और फेफड़ों का कैंसर जैसी घातक बीमारियां हो जाती है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूं, देखिए यहाँ पर मैं आपके सामने लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे कि श्वसन नली में, किसमें? श्वसन नली में छोटी छोटी बाल जैसी संरचना पाई जाती है, जिन्हें सिलिया कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? सिलिया कहते हैं। सिलिया कहते हैं। ये वायु के साथ
आने वाले जीवाणुओं व रोगाणुओं को अंदर जाने से रोकती है। और आपको विशेष बात आपको याद रखनी है, मैं मौखिक बता देता हूं कि यदि हम धूम्रपान करते हैं तो ये सिलियां नष्ट हो जाती है, जिससे मुख में, फेफड़ों में कैंसर जैसी घातक बीमारियां हो जाती है। इसीलिए आप सभी जो 10वीं क्लास के बालक हो, आप सभी विद्यार्थी अपने अपने जो पेरेंट्स है या जो भी अभिभावक आपके हैं, उनको सलाह दीजिए कि धूम्रपान का सेवन करना काफी घातक हो सकता है और इससे फेफड़ों का और मुख का कैंसर हो जाता है। कारण था जो मैंने आपको बता दिया है। गुड इवनिंग। आज का आपका टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।